हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप लोग विज्ञान एक्सप्रेस के वीडियोस रोज़ाना देखते होंगे और जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि लगातार वीडियोस देखिए आप लोग और आपको बहुत 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 बेनिफिट होगा, क्योंकि हम लोग नए नए टॉपिक्स को लेकर आ रहे हैं और पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कब आपके एग्ज़ाम के अंदर काम आ जाए, मेरा यही मकसद है। तो विज्ञान एक्सप्रेस में आप लोगों का स्वागत और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले चंद पंक्तियां आप लोगों के लिए, जो हो नहीं सकता वह करके दिखाना है। कई लोग ये कहते हैं कि ये हो नहीं सकता, नहीं ऐसा नहीं है, आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। तो जो हो नहीं सकता वह करके दिखाना है और जब आपने वो कर दिया तो फिर जीत तुम्हारी है, ये चीज़ याद रखना। इन्हीं पंक्तियों के साथ में आज का जो वीडियो है बहुत बहुत विशेष। हर श्रेणी के एग्ज़ाम के अंदर ये पूछा जाता है। नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है वो आज मैं पढ़ा रहा हूँ। न केवल मैं आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, जबकि साथ में हम लोग बहुत सारे उसके फीचर भी आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ज़रा देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखिए। नेफ्रॉन की जब बात चल रही है तो पहले कुछ आपको बता दूं। नेफ्रॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। नेफ्रॉन किडनी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है और एक किडनी के अंदर, ह्यूमन बीइंग की एक किडनी के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, मतलब 1 मिलियन, 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। दोनों किडनी के अंदर मिलाकर 20 लाख नेफ्रॉन होते हैं। आर यू गेटिंग? अब यदि नेफ्रॉन की संरचना यदि हम लोग देखें तो नेफ्रॉन के अंदर दो मुख्य भाग होते हैं, एक तो ग्लोमेरुलस होता है और एक रीनल ट्यूब्यूल होता है। दोनों को देखिएगा, यहाँ पर मैं पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ अभी इसको, ये देखिएगा। यस, देखिए, ये एक नेफ्रॉन की अभी मैं संरचना बना रहा हूँ, पूरी डिटेल संरचना बना रहा हूँ। देखिएगा उसको, एक एक भाग को समझने की कोशिश करें। ये नेफ्रॉन है। अब नेफ्रॉन के अंदर क्या क्या भाग है वो आप देखो। यहाँ पर नेफ्रॉन के अंदर दो भाग होते हैं, एक तो होता है ग्लोमेरुलस और एक होता है रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, नेफ्रॉन के कितने भाग है? दो भाग है। एक तो है ग्लोमेरुलस, यहाँ पर लिख देते हैं, मार्क कर देते हैं, ये तो है ग्लोमेरुलस, और दूसरा जो भाग है वो है रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, तो नेफ्रॉन के लिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि नेफ्रॉन के जो दो भाग हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस, और दूसरा है रीनल ट्यूब्यूल, जो आपको दिख रहा है रीनल ट्यूब्यूल, है ना। रीनल ट्यूब्यूल और ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है। ये कैपिलरीज का एक गुच्छा है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। ये एक कैपिलरीज का क्या है? गुच्छा है। और इसको किसने बनाया है? किसने बनाया तो वो भी बता देते हैं कि यहाँ पर ये जरा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। और एक स्ट्रक्चर यहाँ पर भी बना रहा हूँ, इसको थोड़ा सा नैरो बना रहा हूँ मैं, है ना। इसको थोड़ा सा चौड़ा बनाया है, राइट, और इसको थोड़ा सा नैरो बनाया है। यहाँ पर ब्लड लाने वाली जो होती है, ब्लड को लाने वाली कौन है? ये जो रचना आप देख रहे हो ये क्या है? एफरेंट आर्ट्रियोल है। इसको एफरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं। एफरेंट आर्ट्रियोल का मतलब समझते हो? अभिवाही धमनिका, अभिवाही धमनिका जो ब्लड को लेकर आती है। और ये किससे बनी है? एफरेंट आर्ट्रियोल किससे बनी है? इट इज़ द फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी की एक ब्रांच है जिसका कि नाम है एफरेंट आर्ट्रियोल। वो यहाँ पर ब्लड को लेकर आ रही है ग्लोमेरुलस के अंदर, और ग्लोमेरुलस से ब्लड को लेकर कौन जाती है? तो ये कौन है? इफरेंट आर्ट्रियोल है, इफरेंट आर्ट्रियोल, है ना। इफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल का मतलब क्या होता है? अपवाही धमनी का,
अपवाही धमनिका, और ये जो है वो कौन सी है, अपवाही धमनिका, अपवाही धमनिका, राइट। अभिवाही धमनिका, ये जो है वो कौन सी है, अभिवाही धमनिका, याद रखोगे, दिस इज अभिवाही धमनिका, अभिवाही धमनिका, ठीक है। और ये तो ग्लोमेरुलस है, ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। ये जो होती है वो हमेशा ध्यान रखना, ये चौड़ी होती है, एफरेंट आर्ट्रियोल हमेशा चौड़ी होती है, और ये जो होती है वो थोड़ी सी क्या होती है, सक्रिय होती है, नैरो होती है, ताकि जितना ब्लड आ रहा है उतना जा नहीं पाए। यदि जितना ब्लड आ रहा है उतना जा नहीं पाएगा तो ब्लड थोड़ी देर के लिए रुकेगा तो छनेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी होता है नेफ्रॉन से। अच्छा, अब एक चीज़ याद रखना, मैं यहाँ पर एक लाइन खींच रहा हूँ, है ना, ये लाइन खींच रहा हूँ मैं। ये लाइन मैंने क्यों खींची है, ये शो करने के लिए कि नेफ्रॉन का कुछ हिस्सा तो कॉर्टेक्स में होता है ना, कॉर्टेक्स में होता है, जानते हो किडनी के दो हिस्से होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो ये जो लाइन के ऊपर का हिस्सा है ये तो रीनल कॉर्टेक्स है, और ये लाइन के नीचे का जो हिस्सा है वो क्या है, रीनल मेडुला है, रीनल मेडुला है। तो नेफ्रॉन का कुछ पार्ट जो होता है वो रीनल कॉर्टेक्स में होता है और कुछ पार्ट रीनल मेडुला के अंदर होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर रीनल कॉर्टेक्स में कौन कौन से भाग होते हैं, तो एक तो बोमेन्स कैप्सूल होता है, बोमेन्स कैप्सूल, एक तो बोमेन्स कैप्सूल है, एक पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, और एक डीसीटी है, अभी सब बताऊंगा, राइट। तो ये नेफ्रॉन के क्या है, कुंडलित भाग है ना, ये नेफ्रॉन के क्या है, सब कुंडलित भाग है, ये कुंडलित भाग है। तो जितने भी कॉइल्ड पार्ट होते हैं, कॉइल्ड पार्ट वो सब कहाँ पर होते हैं, रीनल कॉर्टेक्स के अंदर। और जो स्ट्रेट पार्ट होते हैं जैसे कि हेनलीज लूप, जैसे कि हेनलीज लूप हुआ, ठीक है, हेनलीज लूप हो गया, या कलेक्टिंग डक्ट हो गई, है ना, कलेक्टिंग डक्ट, हेनलीज लूप है जैसे, कलेक्टिंग डक्ट है, ऑलराइट, और डक्ट ऑफ बेलिनी है, डक्ट ऑफ बेलिनी, राइट। ये सब जो हैं ये स्ट्रेट भाग है, ये सब कैसे हैं, स्ट्रेट भाग है, सीधे भाग है, स्ट्रेट पोर्शंस हैं, ये सब नेफ्रॉन के स्ट्रेट पोर्शंस हैं। तो नेफ्रॉन के जो स्ट्रेट पोर्शंस होते हैं, याद रखना, नेफ्रॉन के जो स्ट्रेट पोर्शंस होते हैं वो हमेशा कहाँ पर होते हैं, रीनल मेडुला में होते हैं, ठीक है। अब नेफ्रॉन का सबसे पहला भाग ग्लोमेरुलस आपको दिख रहा है। अब वो जो रीनल ट्यूब्यूल है उसमें क्या क्या भाग दिख रहा है, तो एक तो है देखो बोमेन्स कैप्सूल, ये वाला जो भाग है वो क्या है, बोमेन्स कैप्सूल है, बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। याद रखना हमेशा, ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो बोमेन्स कैप्सूल है और ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल दोनों को मिलाकर हम मेल्पिजियन कार्पोसल कहते हैं। हम क्या कहते हैं, मेल्पिजियन कार्पोसल, मेल्पिजियन कार्पोसल कहते हैं, ठीक है। ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल दोनों को मिलाकर हम मेल्पिजियन कार्पोसल कहते हैं, क्लियर। नाउ बोमेन कैप्सूल जो है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जब यूरिन बनेगा तो परानिस्पंदन के अंदर, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और बोमेन कैप्सूल को लाइन किए हुए, बोमेन कैप्सूल को लाइन किए हुए स्क्वाइमस एपिथेलियम होती है। क्या होती है भाई, स्क्वाइमस एपिथेलियम। स्क्वाइमस एपिथेलियम का मतलब होता है शल की उपकला, इसको घेरे हुए कौन होती है, शल की उपकला होती है बोमेन्स कैप्सूल को। बोमेन कैप्सूल के नीचे ये जो है, ये जो पूरा पोर्शन ये यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है ना, ये इस पोर्शन को जानते हो हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के नाम से जानते हैं इसे, ठीक है। शॉर्ट के अंदर उसको पीसीटी कहते हैं, यानी कि समीपस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। ये जो समीपस्थ कुंडलित नलिका है, समीपस्थ कुंडलित नलिका, इसे घेरे हुए
इस समीपस्थ कुंडलित नलिका को घेरे हुए हमेशा ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम इसको घेरे रहती है। ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम इसे घेरे रहती है। ठीक है, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम मतलब घनाकार उपकला इसे घेरे रहती है। याद रखना ये पीसीटी जो है वो या समीपस्थ कुंडलित नलिका बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, क्योंकि जो 70 से 80% रीएब्जॉर्प्शन होता है, जो सब्सटेंसेस ऊपर से छनकर आ रहे हैं बोमिन कैप्सूल से, उसमें बहुत सारी काम की चीज़ें भी है। यदि उन चीज़ों को रीएब्जॉर्ब नहीं किया तो यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट से जब बाहर निकलेगा तो यूरिन के साथ में काफ़ी कुछ चीज़ें बाहर निकल जाएगी। तो 60 to 70% या 70% से भी ज़्यादा, लगभग 70% जो सब्सटेंसेस है उनको पुनः अवशोषित कर लेना, रीअब्जॉर्ब कर लेना, वो किसका काम है? मेलपीजियन कार्पोसल का है। मेलपीजियन कार्पोसल्स आयन के लिए पारगम्य होती है, परमिएबल होती है, वाटर के लिए परमिएबल होती है, अमीनो एसिड्स के लिए परमिएबल होती है, वाइटामिन्स के लिए परमिएबल होती है ना, ग्लूकोज के लिए परमिएबल होती है, ये ध्यान रखना। अब इसके नीचे यदि आप देखो तो ये हेनलीज लूप है, ये जो यू शेप का है आपके सामने, जो ये आपको हेनलीज लूप जो दिख रहा है यू शेप का या हेयर पिन की तरह, जो आपको हेयर पिन की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो हेनलीज लूप है। हेनलीज लूप की ये वाली जो आर्म है, ये वाली जो भुजा है, इसको हम क्या कहते हैं? डिसेंडिंग आर्म या अवरोही भुजा। इसको हम क्या बोलते हैं? अवरोही भुजा। और ये वाली जो आर्म है, ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं? आरोही भुजा। आरोही भुजा मतलब इसको तो हम बोलते हैं असेंडिंग आर्म। हेनलीज के लूप की दो आर्म से असेंडिंग आर्म, और ये वाली जो है वो कौन सी है? डिसेंडिंग आर्म है। डिसेंडिंग आर्म है। अब ये जो डिसेंडिंग आर्म है, ये इसका थिक सेगमेंट है, ये इसका थिक सेगमेंट है, ये यहाँ पर थिन सेगमेंट है, ये इसका थिन सेगमेंट है, और ये इसका थिक सेगमेंट है। ठीक है, याद रखना अवरोही भुजा का जो थिक पोर्शन है, अवरोही भुजा का थिक पोर्शन है, मैं 2 बार बोल रहा हूँ ताकि आप नोट्स बना सकते हो। अवरोही भुजा का जो थिक पोर्शन है, यानी कि डिसेंडिंग आर्म का जो थिक पोर्शन है, उसे घेरे हुए क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है, और डिसेंडिंग आर्म का जो थिन सेक्शन है, देखो पतला बनाया ना, उसको घेरे हुए स्क्वाइमस एपिथेलियम होती है। वापस से बोल रहा हूँ, इस थिक पोर्शन को, डिसेंडिंग आर्म के थिक पोर्शन को घेरे हुए कौन होती है भाई? डेट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और इसके थिन पोर्शन को घेरे हुए कौन होती है? शल्की उपकला यानी कि स्क्वाइमस एपिथेलियम। ठीक इसी तरीके से ये जो आरोही भुजा है, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी इस असेंडिंग आर्म की जो नीचे वाली भुजा है, लोअर पार्ट है इसका, वो थिन है, इसको स्क्वाइमस एपिथेलियम कवर किए हुए होती है, और इसके थिक पार्ट को क्यूबॉइडल एपिथेलियम कवर किए हुए होती है ना। इसके थिक पार्ट को कौन कवर किए हुए है भाई? डेट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इज इट क्लियर? चलो, तो ये जो अवरोही भुजा होती है, ये याद रखना, इट इज़ परमिएबल फॉर वाटर। ये परमिएबल फॉर वाटर होती है, ये वाली कौन सी? डिसेंडिंग आर्म। और इसकी जो असेंडिंग आर्म होती है, असेंडिंग आर्म होती है, वो परमिएबल होती है किसके लिए? आयंस के लिए। वो परमिएबल होती है किसके लिए? बोलो, आयंस के लिए। याद रखोगे, ये आयंस के लिए क्या होती है? परमिएबल होती है। NaCl आयंस के लिए परमिएबल होती है, और वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है। ये वाली जो डिसेंडिंग आर्म होती है, वाटर के लिए परमिएबल, आयंस के लिए इम्परमिएबल। जो असेंडिंग आर्म होती है, वो आयंस के लिए परमिएबल और वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है। और ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये क्या चीज़ है? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल मतलब इसको हम DCT बोलते हैं। DCT बोले तो दूरस्थ कुंडलित नलिका। वापस से बोल रहा हूँ, इसको हम क्या बोलते हैं? दूरस्थ कुंडलित नलिका। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, दूरस्थ कुंडलित नलिका। दूरस्थ कुंडलित नलिका। इसको भी घेरे हुए कौन होती है भाई? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसको भी कवर किए हुए कौन होती है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है। और ये
यहाँ पर कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है, याद रखना, यहाँ पर कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है किसका, वाटर का और सोडियम आयंस का। कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है वाटर का और सोडियम आयंस का। क्लियर। अच्छा, ये जो बहुत सारे नेफ्रॉन्स की याद रखना, बहुत सारे नेफ्रॉन्स की, जो बहुत सारे अलग अलग नेफ्रॉन्स की, देखो बहुत सारे नेफ्रॉन्स की जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल है वो खुलती है किसके अंदर बेटा, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। कलेक्टिंग डक्ट या जिसको बोलते हैं संग्राही वाहिनी, ये कलेक्टिंग डक्ट के अंदर खुलती है। और भाई नेफ्रॉन तो 10 लाख है ना, तो एक एक किडनी के अंदर, तो बहुत सारे नेफ्रॉन्स की दूरस्थ कुंडलित नलिका, ये सब देखो अलग अलग नेफ्रॉन की दूरस्थ कुंडलित नलिका एक बड़ी नलिका में खुल रही है जिसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। और कलेक्टिंग डक्ट एक और बड़ी नलिका में खुलती है, कलेक्टिंग डक्ट एक और बड़ी नलिका में खुलती है, और जानते हो उसको क्या कहते हैं बेटा, डक्ट ऑफ बेलिनी। डक्ट ऑफ बेलिनी। तो डीसीटी एक कई सारे नेफ्रॉन्स की डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल ओपन होती है किसके अंदर, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। कलेक्टिंग डक्ट, बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट मिलकर एक बड़ी डक्ट में खुलती है जिसका कि नाम है डक्ट ऑफ बेलिनी। और डक्ट ऑफ बेलिनी जो है वो रीनल पिरामिड का जो नैरो पोर्शन होता है जिसको हम रीनल पेपिला कहते हैं, उस रीनल पेपिला में ओपन हो जाती है। फिर रीनल पेपिला जो है वो रीनल पेपिला में ओपन होती है। रीनल पेपिला ओपन होते हैं कैलिक्स के अंदर, याद है ना, कैलिक्स किडनी मैंने पढ़ाया था, जाके चेक कीजिए उसको, किडनी के कैलिक्स भाग में खुलती है। कैलिक्स भाग से मतलब आप समझिए, जो डक्ट ऑफ बेलिनी है वो रीनल पेल्विस में ओपन हो जाती है। रीनल पेल्विस ओपन होता है कैलिक्स में, कैलिक्स ओपन होता है रीनल पेल्विस में। रीनल पेल्विस ओपन होता है किसके अंदर, यूरेटर के अंदर। यूरेटर ओपन होते हैं किसके अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। यूरिनरी ब्लैडर ओपन होता है यूरेथ्रा के अंदर, और फिर यूरिन कहाँ पर चले जाता है, बाहर चले जाता है। क्लियर। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी कि बोमेन्स कैप्सूल को स्क्वाइमस एपिथेलियम कवर किए हुए है। उसके नीचे मतलब रीनल ट्यूबिल के पार्ट क्या क्या है, देखो रीनल ट्यूबिल का सबसे पहला पार्ट है बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल जो है और ग्लोमेरुलस दोनों को मिलाकर माल्पीजियन कार्पोसेल कहते हैं। बोमेन कैप्सूल के नीचे जो पार्ट है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल है, समीपस्थ कुंडलित नलिका है, इसको पीसीटी कहते हैं। इट इज़ लाइंड बाय ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये 60 to 70% चीज़ों को फिर से फिल्ट्रेट के अंदर रीएब्सॉर्ब कर लेती है। यहाँ पर बहुत सारे माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होते हैं, राइट। माइक्रोविलाइज जो हैं वो एब्जॉर्प्शन की सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं जो रीएब्जॉर्प्शन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर वाइटामिन रीएब्सॉर्ब होते हैं, आयंस रीएब्सॉर्ब होते हैं, वाटर रीएब्सॉर्ब होता है, अमीनो एसिड रीएब्सॉर्ब होता है, ग्लूकोज रीएब्सॉर्ब होता है। ये सब चीज़ें रीएब्सॉर्ब ना होती तो फाइनल यूरिन के साथ में बाहर चली जाती है। उसके नीचे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल के नीचे एक यू शेप का या हेयरपिन लाइक हेनलीज लूप होता है, राइट। हेनलीज लूप जब छोटा होता है, हेनलीज लूप जब छोटा होता है तो मान लो वो नेफ्रॉन कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहलाएगा। जब हेनलीज लूप छोटा होता है तो उसको कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहेंगे। जब हेनलीज लूप लंबा होता है तो उसको जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन या जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के नाम से उसको जानते हैं। अच्छा, हेनलीज लूप की दो आर्म्स होती है, एक नीचे की तरफ आ रही है ऐसे, राइट, और एक ऊपर की तरफ जा रही है। तो जो नीचे की तरफ आ रही है वो डिसेंडिंग आर्म है। डिसेंडिंग आर्म के भी 2 सेक्शंस है, थिक और थिन। थिक जो है वो थिक जो सेगमेंट है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम से कवर्ड है, लेकिन इसका जो थिन सेगमेंट है लोअर सेक्शन वो शल्की उपकला यानी कि स्क्वाइमस एपिथेलियम से लाइंड है। फिर ये जो आरोही भुजा है, असेंडिंग पार्ट है, इसका जो थिन पार्ट है वो स्क्वाइमस एपिथेलियम से लाइंड है, और इसका ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम से लाइंड है। फिर ये जो असेंडिंग आर्म होती है ये खुल जाती है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल में। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल में कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है सोडियम आयंस का और वाटर का। डीसीटी भी लाइंड की होती है क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। बहुत सारे नेफ्रॉन्स की जो डीसीटी होती है वो ओपन हो जाती है किसके अंदर, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट मिलकर बनाती है डक्ट ऑफ बेलिनी। डक्ट ऑफ बेलिनी किडनी के अंदर जो रीनल पिरामिड होते हैं, मेडुलरी पिरामिड होते हैं, उनकी जो रीनल पेपिला होती है उसमें ओपन हो जाते हैं। रीनल पेपिला ओपन होता है कैलिक्स में, कैलिक्स ओपन होता है रीनल पेल्विस में, रीनल पेल्विस ओपन होता है यूरेटर में, यूरेटर ओपन होता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर ओपन होता है यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा से यूरिन बाहर चले जाता है। याद रखना इस नेफ्रॉन के 2 हिस्से हैं, मतलब एक रीनल कॉर्टेक्स में पाया जा रहा है और एक रीनल मेडुला में। जितने भी कुंडलित पार्ट होते हैं, कॉइल्ड पार्ट होते हैं, बोमेन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, वो सब रीनल कॉर्टेक्स में होते हैं।
और जितने भी स्ट्रेट पोर्शंस होते हैं, हेलीज लूप, कलेक्टिंग डक्ट, डक्ट ऑफ बेलिनी, जो सीधे भागे स्ट्रेट पोर्शंस हैं, वो नेफ्रॉन के रीनल मेडुला के अंदर मिलते हैं। इज इट क्लियर? और याद रखना, नेफ्रॉन दो तरीके के होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जो जक्स्टा मेडुलरी होते हैं उनके जो हेनलीज लूप होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, ठीक है, और कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के जो हेनलीज लूप होते हैं वो अपेक्षाकृत क्या होते हैं, छोटे होते हैं, राइट। और नेफ्रॉन का दो हिस्से हैं, ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल। तो ये जो पूरा मैंने बनाया है ये रीनल ट्यूब्यूल है और ये क्या है, ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस क्या है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है। ग्लोमेरुलस में ब्लड को कौन लेकर आया, एफरेंट आर्ट्रियोल लेकर आया, अभी वही। ये किसकी ब्रांच है, रीनल आर्टरी की ब्रांच है। इफरेंट आर्ट्रियोल, राइट, अपवाही धमनिका जो है वो यहाँ से ब्लड को लेकर जाएगी। तो ये जो आपके सामने ये आज डायग्राम मैंने बनाया है, ये नेफ्रॉन का डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक्सक्रीटरी सिस्टम को तब तक नहीं पढ़ सकते हो जब तक कि आपको ये नेफ्रॉन का डायग्राम क्लियर ना हो। तो आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने नेफ्रॉन को डिस्कस किया। आने वाले दिनों के अंदर हम ढेर सारे वीडियोस और भी लाने वाले हैं और रोज़ाना इंक्लूडिंग संडे आपको हम हर रोज़ एक वीडियो अवेलेबल करवाते हैं। तो आप भी दिल खोल कर और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और नए जितने भी लोग चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑलराइट, ये काम होना ही चाहिए, हमको भी जोश मिलता है। और कमेंट सेक्शन के अंदर आपको अच्छा लग रहा है यदि वीडियो तो कमेंट कीजिए। आप जो चाहते हैं वीडियोस आने वाले दिनों के अंदर कि उसके ऊपर हम वीडियोस बनाएं तो वो भी ज़रूर लिखिए। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों की भावनाओं का कदर करूँ और मैं उसके ऊपर भी वीडियोस लेकर आऊँ, ठीक है। तो जितना आप इसको शेयर कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ, यदि आप चाहते हो कि, क्योंकि रोज़ाना वीडियोस तो आ रहे हैं, ठीक है ना, तो यदि आप चाहते हो कि PDF नोट्स अवेलेबल हो जाए, जो मैंने यहाँ पर जो भी कुछ वर्क होता है विज्ञान एक्सप्रेस पर, तो वो PDF नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। कैसे अवेलेबल होंगे, गूगल प्ले स्टोर से सुपर गुरु लर्निंग ऐप को आपको डाउनलोड करना है। जब आप डाउनलोड कर लोगे तो वहाँ पर मेनू सेक्शन के अंदर जाओगे तो वहाँ पर स्टडी मटेरियल लिखा हुआ है, स्टडी मटेरियल के अंदर जाओगे तो वहाँ पर विज्ञान एक्सप्रेस का फोल्डर बना हुआ है, बस वहाँ से आपको PDF नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में विज्ञान एक्सप्रेस में ठीक 11 बजे। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए।